नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। देश के म्यूचुअल फंड कंपनियों के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में पिछले कुछ सालों से अच्छी खासी बढ़ोतरी के बाद अब कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां नए फंड ऑफर की पेशकश कर रही है और अक्टूबर के महीने में तकरीबन 6 म्यूचुअल फंड कंपनियां नया NFO लेकर आई हैं, जिनमें निवेशकों को निवेश करने का बेहतर अवसर मिल रहा है। तो आज मनी गुरु में हम न्यू फंड ऑफर यानी NFO के बारे में जानेंगे, साथ ही क्या इन NFO में निवेश करना चाहिए, किन्हें निवेश करना चाहिए और कब है सही समय। इन्हीं बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ है हेमंत रुस्तगी, CEO वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। अक्टूबर में तो NFOs की बहार हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उन दर्शकों के लिए जो समझना चाहते हैं कि NFO मतलब क्या, न्यू फंड ऑफर कैसे समझे इसे। देखिए स्वाति, न्यू फंड ऑफर जैसा आपने बिल्कुल कहा, मतलब जब भी कोई फंड नया स्कीम लॉन्च करती है तो एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे वो फेस वैल्यू में आप खरीद सकते हैं, यानी फंड की शुरुआत होती है, तो उसको न्यू फंड ऑफर पीरियड कहा जाता है। तो अगर एक ओपन एंडेड फंड है, मान लीजिए उसका अगर NFO पीरियड है, तो उस पीरियड में आप फेस वैल्यू में खरीद सकते हैं और फिर 5 दिनों के लिए करीब वो सेल बंद होती है। उसके बाद फिर से NAV बेस प्राइस के ऊपर वो फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या रिडीम कर सकते हो। और अगर ये क्लोज एंडेड फंड का NFO होता है तो उसमें क्या होता है कि आप अगर फंड से खरीदते हो डायरेक्टली तो सिर्फ NFO पीरियड में ही खरीद सकते हो फंड से। उसके बाद अगर ड्यूरेशन है फंड की 3 साल या 5 साल, तो अगर आपको फिर वो फंड खरीदना तो आपको फिर वो स्टॉक मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो दोनों में फर्क इतना है कि जैसा मैंने कहा कि दोनों के लिए ये NFO पीरियड जो है एक फंड का वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो आई थिंक उस हिसाब से उसको देखना चाहिए। नया फंड उस हिसाब से नहीं देखना कि कुछ नया ऐसा आ रहा है या कुछ हमें इन्वेस्ट करना ही है उसमें। जैसा मैंने कहा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वैसे ही इन्वेस्टर को इसको देखना चाहिए। ओके, कुछ 6 कंपनीज अक्टूबर के महीने में NFO लेकर आई हैं, उसके बारे में हम जरूर जानेंगे एक एक करके, और उनकी खूबियों के बारे में, या किन इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें एक्सपोजर ज्यादा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कंपनीज होती हैं वो NFO कब लाती है और क्यों लाती है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का साथी क्या होता है कि उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो या हाइब्रिड हो, उसमें तरह तरह के फंड दिए जाए। मतलब अगर हम इक्विटी की बात करें, जैसे लार्ज कैप फंड होते हैं, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वाले फंड रहते हैं। तो हर फंड हाउस की ये इच्छा रहती है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को जो भी वैरायटी, जो भी कैटेगरीज अलाउड हैं उसके हिसाब से हम इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने का मौका दें। तो अभी क्या हुआ है, जैसे पिछले साल जब सेबी ने ये सर्कुलर निकाला था स्कीम को स्टैंडर्डाइज और कैटेगराइज करने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि इक्विटी कैटेगरी में आप जैसे 10 कैटेगरी हैं, हाइब्रिड में 6 हैं और डेट के अंदर 16 कैटेगरीज हैं। तो जब फंड हाउसेज ने अपने रिकैटेगराइज किया अपने फंड्स को, उनको लगा कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो हमारे पास गैप है, वो कैटेगरीज के फंड हमारे पास नहीं है। तो ऐसे जो फंड हाउसेज हैं वो उनके पास जो गैप है उसको पूरा करने के लिए वो फंड लॉन्च कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे फंड हैं और कुछ ऐसे हैं जहां पे फंड हाउस को लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो मार्केट कंडीशन हो या वो कुछ एक थीम हो या कोई सेक्टर हो। जब फंड हाउसेज को लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को फायदा होगा या फंड मैनेजर को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर के बनाने के लिए, तब वो एक नया फंड लेके आते हैं। तो दोनों 2 कारण हो सकते हैं, एक अपनी जो गैप है बास्केट में वो पूरा करने के लिए, दूसरा जब उनको लगता है कि ये इस थीम पे या इस सेक्टर में या इस स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टर को अच्छा फायदा हो सकता है, तब वो नया फंड लॉन्च करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब न्यू फंड ऑफर कौन सी कंपनी कौन सा NFO लेकर आई है उस पर अब एक एक करके चर्चा करते हैं हेमंत जी आपके साथ। ICICI मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ये ओपन एंडेड फंड है जिसका NFO का आखिरी दिन रहा। तो क्या इसकी खूबियां हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और जैसा कि नाम इसमें बता रहा है मैन्युफैक्चरर, ICICI मैन्युफैक्चर इन इंडिया मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों में ही इसका निवेश होगा। जी बिल्कुल, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है और इसको मैं कहूंगा एक थीमेटिक फंड है, यानी ऐसा थीम फॉलो कर रहा है जहां पे फंड मैनेजर को लगता है कि जो मैन्युफैक्चर इन इंडिया है वो जो थीम है उससे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इस थीम से जिस कंपनीज को फायदा होने वाला है उसके अंदर इन्वेस्ट करने वाला। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि सरकार की इच्छा ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है भारत की GDP में वो बढ़े।
और क्योंकि उस तरह के एफर्ट्स हैं तो फंड मैनेजर को लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए जिसमें वो इन्वेस्ट कर सके। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, आज इस फंड का एनएफओ बंद हुआ है। कुछ दिनों के बाद ये फिर से खुलेगा जहां पे एनएवी बेस्ड प्राइसेस पे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। मेरा ये मानना है ये थीम अच्छा है, इस थीम में पोटेंशियल है और इसी थीम के कुछ और फंड ऑलरेडी मार्केट में हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इस फंड में भी किसी को इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए। जब पोर्टफोलियो बन जाए आप देख लीजिए पोर्टफोलियो कैसा है, उसको दूसरे फंड से कंपेयर कर सकते हो और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इस थीम में जाना है तब आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और एक थीम का ये समझ लीजिए कि आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो भी देख लीजिए कि उनके अंदर ये जो कंपनीज यहां पे हैं उनका कितना एक्सपोजर ऑलरेडी है। तो 2-3 चीजों को देखने के बाद ही मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। मतलब अपने पोर्टफोलियो को अगर ध्यान से देखें तो आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, क्योंकि अभी तो इसका इनफैक्ट ये बंद हो गया है, इसका आज आखिरी दिन था, लेकिन एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो को देखकर आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के में निवेश के बारे में कब सोचे? देखिए जब ये पोर्टफोलियो बन जाएगा, अभी तो जैसे न्यू फंड ऑफर था ये, अभी तो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए, उसके बाद ये पोर्टफोलियो बनेगा। जब पोर्टफोलियो बन जाएगा, जैसे मैंने कहा 5 बिजनेस डेज के बाद ये फिर से जब खुलेगा ये रीसेल और रीपर्चेज के लिए, तब उसके बाद जब उनको पोर्टफोलियो दिखे तब वो कर सकता है। और पोर्टफोलियो बनने में टाइम लगेगा, वो एकदम से नहीं बनेगा। मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद ही इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो देके फिर डिसाइड करना चाहिए। ओके, तो दूसरे एनएफओ की बात करते हैं। स्मॉल इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये एक ओपन एंडेड फंड है। 10 अक्टूबर को खुलकर 24 अक्टूबर को ये बंद होगा। तो इसमें क्या खास नजर आ रहा है आपको और निवेशक क्या करें स्मॉल इंडिया स्मॉल कैप फंड में? देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है ये स्मॉल कैप कंपनीज में फंड इन्वेस्ट करने वाला है और सेबी ने जब कैटेगराइज किया तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि ये जो स्मॉल कैप फंड है वो 251-251 के आगे मार्केट कैप के हिसाब से वो जो कंपनीज हैं उनके अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये क्लियरली, जैसा मैंने पहले कहा कि जहां जहां पे फंड हाउसेस को लगता है कि एक गैप है तो ये क्लियरली एक केस है जहां पे फंड हाउस के पास स्मॉल कैप फंड नहीं है तो ये अपनी बास्केट को पूरा करना चाह रहे हैं। स्मॉल कैप फंड डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न दे सकता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड, बट जैसा हम जानते हैं कि ये वॉलेटाइल सेगमेंट होता है और ऐसे काफी सारे फंड हैं जिनका काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है स्मॉल कैप में। तो अगर किसी इन्वेस्टर को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही है तो मेरी सलाह हमेशा ये है कि आप एग्जिस्टिंग फंड को देखें, क्योंकि उन्होंने कुछ साइकिल्स में ऑलरेडी किस तरीके से अपने फंड को मैनेज किया, किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो इस फंड में कुछ नया नहीं है कि आपको इस फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना है। ये स्मॉल कैप फंड है, बहुत सारे फंड है। एग्जिस्टिंग फंड में जाइए अगर आपको स्मॉल कैप में जाना ही है और उनका परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड देख के, उनका क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो देख के तभी इन्वेस्ट कीजिए। तो एनएफओ के जरिए निवेश करना बेटर आप समझेंगे कि इसमें भी वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतजार करें, पोर्टफोलियो बनने का इंतजार, उसके बाद निवेश करें निवेशक? जी जैसा मैंने कहा कि स्मॉल कैप कैटेगरी के तो बहुत सारे फंड हैं जिनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर आपको स्मॉल कैप में जाना ही है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि आप वो फंड को देखें जो ऑलरेडी मार्केट में है, जिनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो है। एक एनएफओ में, एक स्मॉल कैप फंड में जो एक नॉर्मल स्मॉल कैप जैसा होने वाला है, बिना पोर्टफोलियो देखे, क्योंकि ऐसे जो फंड हैं यहां पे स्टॉक पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब तक आपने पोर्टफोलियो देखा नहीं तो बेसिकली आप सिर्फ फंड मैनेजर की रेपुटेशन या उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बाकी स्कीमें वो देख के करें, जबकि सही तरीका ये है कि आप एक्चुअली पोर्टफोलियो को देखें और देखें कि वो दूसरे फंड के मुकाबले में किस तरह का है, सेक्टर एक्सपोजर कितना है, डाइवर्सिफिकेशन लेवल कितना है, तब जाके आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ओके, चलिए तीसरे एनएफओ की बात करते हैं। ये है महिंद्रा रूरल भारत एंड कंजम्पशन। ये भी एक ओपन एंडेड फंड है और 19 अक्टूबर से खुलकर ये 2 नवंबर को बंद होगा। तो महिंद्रा रूरल भारत एंड कंजम्पशन फंड को लेकर आपकी क्या राय है हेमंत जी, और कितनी क्षमता इसमें लगती है और निवेशक क्या करें? देखिए ये फिर से एक थीमेटिक फंड है। दोनों जो पार्ट है उसके कंजम्पशन और रूरल इंडिया, दोनों में काफी पोटेंशियल है। सरकार का फोकस रहा है रूरल इंडिया के ऊपर और कंजम्पशन तो जाहिर सी बात है कि हमारी अगर 60% पॉपुलेशन जो है वो 30 साल के एवरेज एज है, तो कंजम्पशन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है हमारे देश में मुझे लगता है। लेकिन यहां मैं फिर से कहूंगा ये थीम है, आम निवेशक इसको ना देखें, क्योंकि ये थीमेटिक फंड जो होते हैं सेक्टर फंड से थोड़े कम वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड है उससे ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। और नए इन्वेस्टर जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, मुझे लगता है उनको थीमेटिक फंड से दूर रहना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, जो इस थीम का पोटेंशियल समझते हैं, तो उसमें भी मैं कहूंगा कि काफी सारे कंजम्पशन बेस्ड फंड हैं ऑलरेडी
और ऐसा ही एक फंड है सुंदरम का भी है, जैसे जो रूरल इंडिया और कंजम्पशन के ऊपर करता है। तो एग्जिस्टिंग फंड को भी देखें, और जैसा मैंने कहा, जब तक आप पोर्टफोलियो नहीं देखें, जब तक आप देखें नहीं कि किस तरह के स्टॉक इसके अंदर है, मुझे नहीं लगता कि कोई कंपेलिंग रीजन है कि आपको उसको एनएफओ के अंदर ही इन्वेस्ट करें। तो वेट कीजिए, पोर्टफोलियो देखिए, बाकी फंड से कंपेयर कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। ओके, तो ये बात हो रही है महिंद्रा रूरल भारत एंड कंजम्पशन फंड की, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट हम आपको बताएं, जैसा कि अभी हेमंत जी भी बता रहे थे कि किनके लिए सही होगा, ग्रामीण थीम पर आधारित है और वैश्विक उतार चढ़ाव से ग्रामीण खपत पर असर नहीं होता। हालांकि लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है, बट थीमेटिक फंड है, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस नहीं करेंगे हेमंत जी। एक बार फिर से आपको बता दें, 19 अक्टूबर से खुलकर 2 नवंबर को ये जो एनएफओ है महिंद्रा रूरल भारत एंड कंजम्पशन ओपन एंडेड फंड का, वो चलेगा। चलिए, इसके डिटेल्स तो हमने आपको दिखा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और एनएफओ की, और वो है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ओपन एंडेड फंड। अगेन ये है हेमंत जी, इसके बारे में बताइए, और क्या आपको लगता है इसमें कितना पोटेंशियल है निवेशकों के लिए? देखिए, ये जो फंड है, इसमें करीब 65% पैसा जो है वो डोमेस्टिक कंपनीज में लगेगा, यानी जो कंपनी हिंदुस्तान में उनके अंदर पैसा लगेगा, और उसके अंदर लार्ज और मिड कैप का मिक्स रहेगा। इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि जो 35% पैसा जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में लगेगा। उसमें अमेरिका भी है, यूरोप भी है, इमर्जिंग मार्केट, जापान, इन इकोनॉमीज के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर आपका पैसा लगेगा। तो जो इन्वेस्टर चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबली वो इन्वेस्ट करें, तो वो ऐसे फंड को देख सकते हैं। लेकिन यहां भी एग्जिस्टिंग कुछ फंड्स हैं जिनमें सिमिलर तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जा सके, उनको भी देखें। और जैसा मैंने कहा, यहां पे जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, स्पेशली ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, और यहां बता दूं कि 35% क्यों रखा गया है, क्योंकि टैक्सेशन के हिसाब से अगर 65% या उससे ज्यादा डोमेस्टिक इक्विटी में जाएगा, तभी इक्विटी के आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो ग्लोबल एक्सपोजर है उसको 35% में रखा गया है। तो ये एक डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, जो लोग चाहते हैं कि उनको ग्लोबली अगर थोड़ा पैसा अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है तो। लेकिन यहां भी मैं कहूंगा फिर से कि पोर्टफोलियो बने, और जैसा मैंने कहा एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसके अंदर, उनको देखें और उसके बाद अपना फैसला लें। ओके, तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ओपन एंडेड फंड की यहां पर बात चल रही है, जो कि कंपनी का एनएफओ 15 अक्टूबर को बंद होगा, और हेमंत जी की क्या राय है इस पर तो आप सभी ने जान भी ली। एक और एनएफओ की बात करें, एल&टी फोकस इक्विटी फंड, 15 अक्टूबर को खुलकर 29 अक्टूबर को ये एनएफओ बंद होगा। हेमंत जी, आपकी इसमें क्या राय है, कैसा फंड लग रहा है और निवेशक क्या करें? देखिए, एसेंशियली एक मल्टी कैप फंड है। इसमें आई थिंक 50 से 60% लार्ज कैप में और बाकी पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में है, जो नॉर्मल एक मल्टी कैप फंड होता है। सिर्फ फर्क इतना है, ये फोकस फंड है, यानी जो इसकी होल्डिंग है वो कंसंट्रेटेड रहेगी, और इसके अंदर 30 से ज्यादा स्टॉक नहीं रहेंगे। तो नॉर्मल जो अमूमन जो हम मल्टी कैप फंड या डाइवर्सिफाइड फंड देखते हैं, उसके अंदर 40-50 स्टॉक रहते हैं, यहां पे 30 स्टॉक रहेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव फंड मैनेजर का ये है कि आप जो भी बेट लेंगे उसके अंदर कंसंट्रेटेड होल्डिंग होगी। तो मैं ये बता दूं कि ऐसे जो फंड होते हैं डाइवर्सिफाइड के मुकाबले में इनमें पोटेंशियल है कि वो आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेटेड होल्डिंग है, ये वॉलेटाइल भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स का पोर्टफोलियो है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा फंड आपके पास हो जो मल्टी कैप फंड और कंसंट्रेटेड होल्डिंग हो, उन इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा फंड, इस कैटेगरी का फंड डेफिनेटली सूटेबल रहेगा। ओके, तो एल&टी फोकस्ड इक्विटी फंड की यहां पर बात हो रही है। कुछ समय फंड का प्रदर्शन देखना चाहिए, उसके बाद इसमें निवेश करना सही रहेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे कई फंड पहले से मौजूद है। 15 अक्टूबर को खुलकर 29 अक्टूबर को बंद होगा एल&टी फोकस्ड इक्विटी फंड। चलिए, अब अगले फंड की बात करते हैं, एनएफओ, जो कि टाटा स्मॉल कैप फंड है। 29 अक्टूबर को खुलकर 2 नवंबर को ये फंड बंद होगा। थोड़ा इसके बारे में बताइए, टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में हेमंत जी, और क्या पोटेंशियल लग रही है इन्वेस्टर्स के लिए इसकी? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा शो में, मिड कैप स्मॉल कैप फंड क्लियरली है, तो आई थिंक जो यूनिवर्स है उसका वो है 251 कंपनी से आगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ऐसी कंपनीज के अंदर ये फंड इन्वेस्ट करेगा। क्लियरली ये भी ऐसा केस है जहां पे फंड मैनेजर जो है आपके उनकी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसके अंदर जो गैप है वो उसको पूरा कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे फंड एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जिनका काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरी सलाह यहां पर यह रहेगी कि अगर किसी इन्वेस्टर को स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाना है तो एक एनएफओ की जगह वो एग्जिस्टिंग फंड देखें। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे फंड हैं जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो लगता है मुझे एक बेहतर ऑप्शन देगी। लेकिन ये समझ लीजिए
कि स्मॉल कैप जो है हमने पिछले मार्केट में भी देखा कि काफी गिरावट उसके अंदर आई है। तो ये समझ लें कि वो काफी वॉलेटाइल सेगमेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका पोटेंशियल अच्छा है। तो अगर सही प्रोपोर्शन में अपने पोर्टफोलियो में बनाना चाहें तो एक एग्जिस्टिंग फंड को देखिए, बजाय इसके कि नए फंड में जहां पे आप पोर्टफोलियो भी नहीं देख पाएंगे उसमें इन्वेस्ट करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ऑलराइट, तो ये थे 6 एनएफओ जो कि अक्टूबर में इंट्रोड्यूस हुए हैं। अलग अलग कंपनीज ने न्यू फंड ऑफर लाए हैं अपने तमाम निवेशकों के लिए। पर एक जेनरिक जानकारी के लिए और समझ के लिए दर्शकों की, निवेशकों की, हेमंत जी जरा ये समझाइए कि एनएफओ में अगर निवेश करें तो किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, किन पैरामीटर्स को चेक करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने पहले कहा, एनएफओ मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख के बहुत जल्दी में, जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें। हर फंड का एक एनएफओ पीरियड रहता है, हर फंड का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। ऐसे ही जो एनएफओ आते हैं उस हिसाब से आपको देखना है। अब आपको ये देखना है कि जो नया फंड जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें ऐसा कुछ नया ऑफर कर रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। जैसे कोई थीम हो सकता है, वो थीम अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, या ऐसे फंड एग्जिस्टिंग नहीं है, एक नया, एक जैसे एक जमाने में जब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आए थे शुरुआत में, इस तरह का अगर कोई थीम होता है जो पहले अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्री से और वो आपके पोर्टफोलियो में भी नहीं है, तब आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करें। लेकिन समझ लें कि उसके अंदर उसके जो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों क्या है। सिर्फ इसलिए कि नया फंड है, सिर्फ इसलिए कि उनकी एनएवी 10 रुपए है, सिर्फ इसलिए कि उसकी एनएवी ओपन एंडेड फंड के मुकाबले कम है, जो काफी समय से इन्वेस्टर सोचते थे कि ये एक ज्यादा बेहतर एक ऑप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनएवी का कुछ भी महत्व नहीं है, चाहे ज्यादा एनएवी या कम हो, रिटर्न में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक ये समझने की जरूरत है कि उस एनएफओ में, उस नए फंड में आपको क्या ऑफर हो रहा है, क्या वो आपके पोर्टफोलियो में सुटेबल है, आपके रिस्क प्रोफाइल को सुटेबल है, क्या एग्जिस्टिंग फंड्स वो चीज आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये सब देखने के बाद ही इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना चाहिए कि किसी एनएफओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं, या सिर्फ ये देख के कि एक नया फंड है। क्योंकि जब नए फंड आते हैं उसके बारे में काफी बात होती है, पब्लिसिटी होती है, तो कभी कभी इन्वेस्टर्स को लगता है कि शायद अच्छा मौका हो, लेकिन मुझे लगता है उससे आगे जाके सोचने की जरूरत है। देखें कि वो एक्चुअली पोर्टफोलियो वो आपके पोर्टफोलियो में सही सुटेबल है या नहीं, तब जाके आप इन्वेस्ट करें उसके अंदर। ओके, तो एनएफओ के बारे में हमने बात की, किसके लिए सूटेबल है, कौन से ऐसे एनएफओ है जो कि अक्टूबर महीने में आए हैं, उस पर डिटेल में चर्चा के बाद अब दर्शकों के सवाल जवाब शामिल करते हैं मनी गुरु में। और हमारे साथ पहले कॉलर अमर कुमार हैं। अमर जी, बहुत स्वागत है आपका। कहां से हैं आप सर? हाँ, गुड इवनिंग मैम, मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? आपने सवाल भेजा था अपना पोर्टफोलियो के साथ, थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या चाहते हैं अपने इस लक्ष्य से? हाँ, मैं तो मेरा सारा पोर्टफोलियो आपको भेज दिया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ जो फंड में मैं अभी हूँ उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसमें बने रहूँ या फंड चेंज करूँ? ओके, और कितना निवेश कर रहे हैं इन तमाम फंड्स में आप? 20,000 पर मंथ। ओके, क्या कुछ अच्छा लक्ष्य, बेटी की पढ़ाई के लिए आपको चाहिए कुछ पैसे? 30 लाख रुपए 12 साल में, 20 साल में बेटी की शादी करनी है तो 80 लाख रुपए, और रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ का कॉर्पस। ठीक है, और कब से करें निवेश ये भी बता दीजिए सर। हाँ, मैं जो निवेश है मैं हर साल उसको भी 10% बढ़ाने का भी टारगेट रखा हूँ। अच्छा, बढ़ा सकते हैं आप। निवेश कब से कर रहे हैं इन फंड्स में, कब लिया है? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया, ठीक है। हेमंत जी बताइए, इनके कुछ फंड्स हैं, एसबीआई ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी और आईसीआईसीआई प्रूफ वैल्यू डिस्कवरी फंड। कुल 20,000 रुपए की एसआईपी, बढ़ा भी सकते हैं 10% से, और इनके कुछ निवेश। सही स्ट्रैटेजी? आई थिंक इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा डिटेल से देखा है मैंने, और पोर्टफोलियो के बारे में जरा बता दूं कि ये इनके 3 जो लक्ष्य हैं, डॉटर की एजुकेशन, मैरिज और इनकी रिटायरमेंट के 3 गोल हैं। इनके सारे लंबे समय के गोल हैं, 12 साल से लेके, और काफी लंबा समय इनके पास है। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि उनको इन्वेस्ट करना कितना है ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म में है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं 12% का अगर रिटर्न मान के चलूं तो उनका जो पहला गोल है एजुकेशन के लिए, उसमें 9,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करने हैं, और मैरिज के लिए 8,000 करने हैं, और उनकी रिटायरमेंट के लिए करना है उनको 27,000। तो कुल मिला के 44,000 की इन्वेस्टमेंट इनको करनी है अपने गोल्स के लिए। अब हमें देखना है कि इनकी इन्वेस्टमेंट और कहां पे है। इन्होंने जो लिखा है, इन्फॉर्मेशन जो हमको दी है, वो ये है कि पीएफ में इनका कंट्रीब्यूशन, इनके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और पीपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर ये उसको कंटिन्यू करते हैं अपने रिटायरमेंट तक, तो मेरा ये मानना है कि करीब 2.5 करोड़ का कॉर्पस उनको वहां से मिल जाएगा। और उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो हाउसिंग लोन की जो ईएमआई दे रहे हैं 14,000, 5 साल के बाद वो बंद हो जाएगी, तो वो पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी फंड्स के अंदर, तो उससे उनको करीब 1.5 करोड़ मिलेगा। और इनकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है 20,000 की, जैसा मैंने पहले कहा, इनके जो 2 गोल्स हैं उसमें 9,000 और 8,000, मतलब 17,000 की जरूरत है।
3,000 रुपये एक्स्ट्रा एडिशनल SIP जो जा रहा है वो अगर अपने अलाइन करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए तो वहां से करीब इनको 57 लाख मिलेगा, क्योंकि इनके पास काफी लंबा समय है तो करीब 4.5 करोड़ तो यहां से बनता है इनका। अपनी इनकम के हिसाब से थोड़ा और भी अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें तो कोई कारण नहीं है कि जो उनका लक्ष्य है 5 करोड़ का रिटायरमेंट में वो पूरा कर सके। और दो बाकी जो गोल है बेटी की जो एजुकेशन और मैरिज के लिए, वो हमने कहा जो एग्जिस्टिंग SIP है तो दोनों से उनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। फंड सिलेक्शन की बात करूं, फंड जनरली अच्छे हैं, सिर्फ एक इनको मैं सजेशन देना चाहूंगा कि ऐसे वैल्यू डिस्कवरी की जगह अगर ये इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा फंड देखें तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। तो एक बदलाव कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाते रहें तो अपने लक्ष्य से ज्यादा ही पैसा आप इकट्ठा कर पाएंगे। ओके, अगले कॉलर से बात करते हैं। लाइव कॉलर हमारे साथ है वाराणसी से नीरज अग्रवाल। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए क्या जानना चाहेंगे? मैम, मैंने ICICI फोकस ब्लू चिप में मेरा टारगेट है 2020 तक मुझे उसमें 10 लाख रुपया तक का कॉर्पस जमा करना है और उसमें ऑलरेडी 7 लाख रुपया मैंने जमा कर दिया है उसमें, ठीक है। और मेरी डॉटर के बच्चों के हिसाब से मुझे 40 साल बाद ये फंड चाहिए, उसकी मेच्योरिटी कम से कम 8 से 9 करोड़ रुपया। तो क्या ये फंड सही है कि गलत है? मेरी डॉटर की एज 14 ईयर्स है अभी फिलहाल। अच्छा। तो मैं अपने ग्रैंड बच्चों के हिसाब से ये प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रैंड बच्चों के, अभी 14 साल की आपकी बेटी है और आपने बहुत ही सुपर फ्यूचर प्लानिंग की सोची है। थैंक यू मैम, थैंक यू स्वाति जी। ओके, हेमंत जी कुछ और जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से कि इतनी जानकारी काफी है, मतलब डॉटर के भी बच्चे अपने ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन के लिए ये कुछ रकम इकट्ठा करना चाहते हैं, जरा इनको गाइड कीजिए। आई थिंक प्लानिंग तो बहुत अच्छी है और आई थिंक हम हमेशा कहते हैं कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें उतना लंबा समय आपको मिलता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है। और स्पेशली अगर आप इक्विटी एसेट क्लास जैसी एसेट क्लास में अगर पैसा लगाते हो, SIP से किसी अच्छे फंड में पैसा लगाते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और सही मायने में जो इक्विटी का फायदा होना चाहिए वो होता है। मैं एक्चुअली फंड का नाम ठीक से सुन नहीं पाया, ICICI फोकस ब्लू चिप है, बता सकता हूं कि उनके फंड्स कैसे हैं। देखिए, ये फंड लार्ज कैप कैटेगरी का है, काफी अच्छा फंड है, इसका काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो SIP से, स्पेशली इक्विटी में, तो एक से ज्यादा फंड, बहुत ज्यादा फंड भी नहीं होने चाहिए लेकिन एक से ज्यादा फंड होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी कुछ समय तक काम नहीं करती है। कभी कभी हमको लगता है कि जो दूसरे सेगमेंट है मार्केट के, लार्ज कैप, मिड कैप, वो बेहतर कर रहे हैं। फिर अगर आप एक ही सेगमेंट में है, एक ही फंड में है, तो ऐसे पीरियड हो सकते हैं जब आपके फंड ने परफॉर्मेंस नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 2 फंड आपके पास होने चाहिए। हेमंत जी पूछ भी लेते हैं इनफैक्ट कि हमने मिस ना कर दिया हो कि इनके पास कोई और फंड है। नीरज जी, आपके पास और कौन कौन से फंड है आपके पोर्टफोलियो में? मैंने मैग्नम टैक्स गेन भी रखा है, SBI वाला। ओके। उसमें मैं पोस्ट सेविंग के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे को 80C का बेनिफिट के लिए मैं नहीं करता हूँ। ओके ओके, उसके अलावा सिर्फ ICICI फोकस ब्लू चिप है आपके पास? जी जी। ठीक है हेमंत जी। हाँ, तो जैसे मैंने कहा, कम से कम मैं चाहूंगा कि एक अच्छा या तो मल्टी कैप फंड ले लें या तो एक मिड कैप फंड ले लें, डेफिनेटली, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो सेगमेंट्स हैं इनका काफी फायदा होता है। रेकमेंड कर दीजिए इन्हें प्लीज। मल्टी कैप फंड ऐड करना है तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं। ओके ओके ओके, सॉरी, ओके, हाँ, आई वाज कमिंग टू दैट ओनली। कर सकते हैं या तो फिर एक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट सर आपको। कि नीरज जी, आप एक अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं अपनी बेटी और उनके बच्चों के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, पार्थ घोष इस वक्त हमारे साथ पठानकोट से हैं। पार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, बताइए सर, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जी मैम, मैं पिछले 3 साल से 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चे की पढ़ाई के लिए, और मेरा टारगेट है मैम कि अगले 14 साल में मैं 70 से 80 लाख रुपए जमा कर पाऊँ। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा था आपके पास। बिल्कुल सर। तो मुझे ये पूछना था कि मेरा जो फंड सिलेक्शन है वो सही है, या अगर कुछ इसमें एडवाइस करेंगे, इसमें कुछ कमी पेशी है तो। आपके पास SBI ब्लू चिप है, रिलायंस स्मॉल कैप, UTI MNC, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, BSP स्मॉल कैप। ओके, बताइए हेमंत जी, कैसे फंड्स हैं इनके? और 3 साल से 10,000 रुपए फिलहाल SIP कर रहे हैं, लेकिन 17 साल में 80 लाख अगर इन्हें चाहिए तो ये रकम काफी है?
आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है कि कितना पैसा इनको अपने टारगेट में लगेगा। जैसा उन्होंने कहा कि इनको करीब 80 लाख रुपए चाहिए, 3 साल से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 14 साल तक और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 17 साल का इनका टोटल टाइम होराइजन है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म है 12% एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूं तो करीब इनको 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये ऑलरेडी 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2,000 की इन्वेस्टमेंट जो है जितना जल्दी हो सके आप बढ़ाइए, ताकि जो भी आपका टारगेट है वो डेफिनेटली अपने टाइम होराइजन में आप पहुंच पाएंगे। जहां तक फंड्स का सवाल है, मुझे लगता है अमाउंट के हिसाब से एक फंड थोड़ा कम कर सकते हैं, तो आपके पास 2 फंड हैं, आप थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट दोनों फंड में डाल रहे हैं। ऐसे डिस्कवरी में है और डीएसपी स्मॉल कैप में, उनकी जगह पे जैसे मैंने एक फंड पहले रिकमेंड किया ऐसे वैल्यू डिस्कवरी के सामने इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा, तो इन दोनों की जगह अगर आप एक फंड बने, एक चेंज कीजिए पोर्टफोलियो में, 2,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। डेफिनेटली जो भी आपका टारगेट है, अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं अपने डिफाइंड टाइम होराइजन यानी और आगे 14 साल, तो डेफिनेटली अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। चलिए पार्थ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। जिन बातों का ध्यान रखने की हिदायत दी है हमारे एक्सपर्ट ने, उनका ध्यान जरूर रखिएगा। और हेमंत जी, बहुत शुक्रिया मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।